नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप मुझे मेरे ब्लॉग चैनल पर देख रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से कहें या पिछले कई हफ्तों से कहें, लगातार MBA चाय वाले के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। उनके चीज़ों को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। उनके जो मॉडल है उनका काम करने का, जो उनका बिजनेस आइडिया था, उस पर लेकर चर्चाएं हो रही हैं। कहते हैं कि जब इंसान पॉपुलर हो जाता है, उसको प्रसिद्धि मिलने लगती है, तो उसका गलत काम भी लोग सही मानने लगते हैं, और जब उसके साथ कुछ गलत होता है या परिस्थितियां खराब होने लगती है, तब उसका हर चीज लोगों को गलत लगने लगता है। वैसे ही MBA चाय वाले के साथ हो रहा था। एक समय तक मुझे याद है, मुझे 2-3 महीने पहले की चीजें याद है, करीब 6 महीने पहले प्रफुल्ल बिल्लोरे इतना वायरल थे ना, हमने भी एक वीडियो किया था, तो बड़ी चर्चाएं थी उनकी। उनको कहते थे कि यूथ के आइकन है। उनका बिजनेस आइडिया अगर आपने फॉलो किया तो आप करोड़पति बन सकते हैं, लखपति बन सकते हैं। उन्होंने कई स्टेज पर ये बात कही थी कि मैं चाय नहीं बेचता हूँ, मैं सपने बेचता हूँ, और आप सपने देखिए। लोगों को उन्होंने सपने दिखाया, खुली आंखों से सपने दिखाया। बोलने का जो तरीका था, उससे लोग बड़े प्रभावित होते थे। हर इंसान बिजनेसमैन बनना चाहता था। लोगों को बड़ा मोटिवेट किया उन्होंने। लेकिन एक छोटी सी बात, एक छोटा सा लूफॉल हो जाता है, उसके बाद से देख रहे सोशल मीडिया पे, ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ अच्छा ही नहीं किया। वैसी बात तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो उनका बिजनेस मॉडल था वो कैसे फ्लॉप हुआ, कारण क्या थे। इन सबको समझने के लिए हमारे सर हैं ब्रिजेंद्र सर, जिनका राप्ती टी है, आप जानते भी होंगे, भारत एक नई सोच पे उसका ऐड भी हमेशा चलता रहता है। तो एक चाय वाले से चाय वाली की बात समझने आए हैं। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आपके दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। आपने बोला कि एक चीज कि अब हर कमियां, उनमें हर चीज में कमियां निकाली जा रही हैं। ऐसा नहीं है, प्रफुल्ल बिल्लोरे की हर बात में कमी नहीं निकाला जा रहा है। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने जो उनसे गलतियां हुई हैं उसको गलत बताया जा रहा है, और जो सही भी है, अगर गलतियां हुई हैं तो गलत बताना भी चाहिए। नहीं तो उस समय तक क्यों नहीं कोई बताया? जब मुझे नहीं, चलिए लड़ने की कोई बात ही नहीं है। मुझे ये समझना है कि उनके बिजनेस मॉडल में, अगर मैं आपसे पूछूं कि गिनी चुनी किन गलतियों को आप गलती मानते हैं, मतलब ऐसा मानते हैं कि ब्लंडर है ये, उन गलतियों पे अगर आप लोगों को बताएं। ब्लंडर है, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले उनके कस्टमर्स, उनको नहीं पता था कि मेरे कस्टमर्स कौन है। भाई, अगर आप कुछ प्रोडक्ट बनाती हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट बनाती हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट मेरा खरीदेगा कौन है, कि नहीं? तो आप उनको मार्केट करिएगा ना, अपना सामान उनके पास बेचने चाहिएगा ना। अब मान लीजिए आप तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वो जो जिस लोकेलिटी में दुकान खोलते थे, या अपनी शॉप खोलते थे या कैफे खोलते थे, वो डिसाइड नहीं होता था। क्या डिसाइड नहीं होता था? मतलब थोड़ा मैं चाहती हूँ कि साधारण शब्दों में समझाऊं, आप समझाने तो दीजिए। मतलब कैसे पता चलता है? देखिए, होता क्या है, जैसे हम लोग मुखर्जी नगर में भी देख रहे हैं, तो मुखर्जी नगर एक एरिया आप जानती हो कि UPSC एस्पिरेंट्स रहते हैं। वहाँ बच्चे UPSC या अदर गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी करते हैं। अब सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला कोई बच्चा है, वो मिडिल क्लास से ही आता है। बहुत से मैक्सिमम 70% गाँव से ही बिलोंग करते हैं। तो मुखर्जी नगर में एक हमने देखा था, एक इनकी फ्रेंचाइजी थी MBA चाय वाला की। ठीक है। अब ये बताइए, MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी वहाँ 25 से 30 लाख ले करके उस एरिया में खोलने से क्या मतलब है? कोई जा करके क्या वहाँ चाय पी सकता है? एक बच्चा तैयारी करने वाला, वो तो सीधी सी बात है। उसके सामने एक दुकान लगी थी, ठेले पे थी, और लड़के, है ना, लड़के वहां पर इकट्ठा होकर ज्यादा चाय पी रहे थे, जबकि MBA चाय वाले का खाली पड़ा हुआ था। तो ये भी है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने किसको टारगेट किया, किसको नहीं किया, ये इन्हें पता ही नहीं था। इनका क्या था, ये एक इन्फ्लुएंसर बन गए थे। सोशल मीडिया पे आते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, और इससे जो आज का युवा वर्ग है वो प्रभावित होता था, है ना। युवा वर्ग जो कुछ करना चाहता है, ग्रेजुएट कर चुका है, क्योंकि देखिए उनका सीधा फंडा था, मैंने MBA किया है ना। मैं एक MBA करना चाहता था, या किया था, करना चाहते थे, वो किए नहीं थे। ठीक है, उसके बाद मैं ये कर रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, प्रभावित कौन हो रहा था? युवा वर्ग जो ग्रेजुएट करके निकल चुका है, या मिडिल क्लास वाले, क्योंकि वो अपनी परिस्थिति भी बताते थे बहुत। तो उनको सुनने वाला एवरेज परिवार से थे। उनको सुनने वाला जो था, वो जाकर के उनको सुनता था, उनको जानता था, उनके प्रोडक्ट को नहीं जानता था, इस्तेमाल नहीं करना चाहता। उन्होंने एक चीज होता है, टर्म ब्रांड अवेयरनेस। उन्होंने ब्रांड अवेयरनेस जो किया, अपने प्रोडक्ट का ना करके खुद का किया, जबकि ये गलत बात है। आप बड़ी बड़ी कंपनियों का आप देख लीजिए, आप डाबर के प्रोडक्ट्स इतने सारे हैं, है कि नहीं? आप
अदर कंपनियों का। आप देख लीजिए कोका कोला कितना बड़ा ब्रांड है, थम्स अप कितने, बहुत सारे ब्रांड आप जो भी गिन लीजिए, कॉस्मेटिक्स में फेयर एंड लवली है, उसके बाद है ना लक्स साबुन हुआ, दुनिया भर के। आप ब्रांड को जानेंगे, ब्रांड के ऑनर को नहीं जानेंगे आप। तो उन्होंने ये सफल बिजनेस है। मतलब उन्होंने अपने आप को प्रोजेक्ट किया कि मैं प्रफुल्ल बिल्लोरो, मैं सपने बेचता हूँ, चाय बेचता हूँ, और अपने आप को प्रोजेक्ट करके उन्होंने फ्रेंचाइजी लिया, और फ्रेंचाइजी चाय बेचने का कितना 25 लाख 30 लाख। वो खुद ही बोलते हैं कि मैंने अपने पिताजी से झूठ बोल करके 15,000 लेकर के चाय का शुरू किया बिजनेस, है ना। जब वो खुद कहते हैं कि मैं 15,000 लेकर के चाय शुरू किया, तो उसी चाय बिजनेस के लिए आप 25 लाख कैसे ले रहे हो? अलग अलग। अरे पूरा सेटअप देते होंगे ना वो पूरा। एग्जैक्टली। अब सेटअप देखिए, इसमें एक और चाय की कंपनी है जो इस टी कैफे मॉडल पे काम करती है, उसका नाम है चायोज। चायोज का आप देखेंगे एग्जांपल मैं देता हूँ। चायोज ने जब शुरू किया, 2 इंजीनियर्स थे, दोस्त थे, इंडिया से बाहर अमेरिका में सेटल्ड थे, जॉब उनकी थी। तो उन्होंने अपना प्लान किया और आकर के चायोज इंडिया में शुरू किया। तो उनका कंसेप्ट क्या था कि हम टियर 1 सिटीज को टारगेट करेंगे, जैसे दिल्ली हुआ, गुड़गांव हुआ, मुंबई हुआ, पुणे हुआ, ये सब टियर 1 सिटीज है। वहां पर टियर 1 सिटीज में हर जगह नहीं, मतलब ये कहें कि जो थोड़ा अच्छे पैसे वाले लोग, जहाँ अच्छे पैसे वाले भी नहीं, अच्छे पैसे से सब चीज नहीं हो जाता ना। तो क्या मतलब टियर 1 क्या, थोड़ा आसान भाषा? टियर 1 जैसे बड़ी सिटी, जैसे दिल्ली है ना, मेट्रो सिटीज में भी जो अच्छे इलाके हैं, तो वहाँ महंगे, वहाँ पर उन्होंने सेलेक्ट किया बिजनेस, जहाँ जैसे बिजनेस एरिया ज्यादा है, जहाँ पर बिजनेस या बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस ज्यादा है, वहाँ पर उन्होंने सेटल किया और अपने चाय को एक वैल्यू दिया। 60-70 रुपए की चाय दे रहा। अब उन्होंने क्या हुआ कि वहाँ पर 60-70 रुपए की चाय 4 लोग जाकर के बैठ पी सकते हैं, जो कॉर्पोरेट से बिलोंग करते हैं। वो ऑफिस से निकलते हैं, बैठते हैं, अपनी कुछ बातें भी करते हैं और चाय पी लेते। तो ये इनका था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। अब इनको, क्योंकि ये बन गए सोशल इन्फ्लुएंसर, इनकी बातें लोगों को पसंद आने लगी, तो इनकी बातें हर जगह फैलने लगी। गांव में भी, छोटे छोटे शहर, जैसे हम लोग गोरखपुर के हैं, गोरखपुर में मान लीजिए छोटे छोटे शहर जैसे गोरखपुर में तो है MBA चाय वाला। हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना। अब ये लोग सुनते थे, लेकिन अब यहाँ इतना कल्चर नहीं है कि हम लोग टी कैफे में जाकर, हाँ पीते हैं, ये बात नहीं है कि नहीं पीते, लेकिन जिस तरह से 25 लाख का इन्वेस्टमेंट करके, आप खुद सोचिए, 10 रुपए 20 रुपए की इनकी एक चाय है, सबसे सस्ती वाली, है ना। अब 20 रुपए की चाय को आप डिवाइड कर दीजिए 25 लाख से, 25-30 लाख से डिवाइड करिए तो कितना हो जाता है। पर मैं एक बात बोलूं, जैसे जब हम लोग अभी रिसेंट में 20 रुपए के चाय पिए थे उसमें, और एक बार जब मैं अनपढ़ चाय वाला और MBA चाय वाले को कंपेयर की थी, तब 35 रुपए की चाय थी, वही चाय 35 रुपए। अच्छा, बात में सस्ती। अब एग्जैक्टली एक बात और मैं बताऊंगा। देखिए, एक इन्होंने ब्रांड अवेयरनेस पे काम नहीं किया, अपना ब्रांड, अपने आप को ब्रांड बनाने लगे और अपनी चाय को, अपने प्रोडक्ट को ब्रांड नहीं बनाया इन्होंने। उसकी मार्केटिंग के बजाय अपनी मार्केटिंग करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग सुनी थी, जिसमें इनके पास एक बंदा फोन करता है, कहता प्रफुल्ल भाई, बिजनेस धंधा बिल्कुल एकदम बेकार, मंदा चल रहा है और दिन भर में 500-600 से ज्यादा का सेल नहीं हो पा रहा है। 500-600 रुपया, 25 रुपए लगा के दिन भर में 500-600 रुपया। प्रफुल्ल भाई कहते हैं ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ, सेल बढ़ जाएगी। तो मतलब प्रफुल्ल भाई जब जाते हैं तब सेल बढ़ती है किसी की, और प्रफुल्ल भाई मिल के दुकान से चले गए तो सेल डाउन। तो अब ये बताइए, उन्होंने 200 आउटलेट 5 साल में, फ्रेंचाइजी 2-3 साल में जितने भी 200 फ्रेंचाइजी उन्होंने शायद बेची है। अब 200 फ्रेंचाइजी पे प्रफुल्ल भाई कितने दिन जाके बैठ सकते हैं? वही बात है। तो इनको भाई गलती इनकी थी, इन्होंने अपने आप को जितना ब्रांडिंग किया, अपनी ब्रांडिंग किया, उसका आधा भी अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग। दूसरा पॉइंट बता देता हूँ, क्वालिटी कंट्रोल नाम की भी एक चीज होती है। अब किसी भी चीज की, किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग अगर सिंगल यूनिट में एक जगह हो रही है, तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत ही आसान है। लेकिन अगर छोटे छोटे जगहों पे थोड़ा अगर वही आपका अलग अलग जगहों पे अलग अलग आदमी बना रहा है। हाँ, देखिए हनुमान जी की मूर्ति बहुत अच्छी है, बड़ी। तो अलग अलग जगह छोटा बन रहा है, तो क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और क्योंकि मैं चाय के बिजनेस में हूँ, तो मुझे पता है कि चाय की क्वालिटी कैसे कंट्रोल की जाती है। हर मतलब आप अगर 100 रुपए की भी चाय आती है, और 1000-2000 रुपए किलो, 10,000 रुपए किलो की भी चाय आती है ना, और हर 1 रुपए पे चाय बदलती है। आज जिसकी चाय आप ले रहे हो, कल जाहिर सी बात है उसकी चाय बदल जाएगी, दूसरा जैसे लॉट नंबर बदलता है चाय बदल जाता है। चाय क्योंकि फसल है ना, तो चाय की तो ठीक है, कर सकता है आदमी, उसकी एक टेक्निक है। लेकिन उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल पे काम इसलिए नहीं किया, क्योंकि ये मैंने एक और कॉल रिकॉर्डिंग सुनी थी, जिसमें ये सप्लाई करते थे, वो शिकायत करता है कि सेल नहीं हो रही है, लोग आ नहीं रहे। तो प्रफुल्ल भाई कहते हैं कि अब आप दूध जैसा इस्तेमाल करोगे, चाय वैसी ही बनेगी ना। तो भाई जब
आपका डिसाइड ही नहीं है, कोई फॉर्मूला ही नहीं है चाय का कि इस हिसाब से ये इतनी चीनी, चाय पत्ती, अदरक, दूध, जो भी पड़ना पड़ेगा उस हिसाब से चाय हमारी बहुत अच्छी बनेगी। कोई आपका रिसर्च ही नहीं, इसका मतलब आपने अगर अपने फ्रेंचाइजी ऑनर को ब्लेम कर दिया, ठीक है। फ्रेंचाइजी ओनर का कहना भी था कि MBA चाय वाला के नाम से चीनी भी बेचते थे अपने फ्रेंचाइजी पे। चीनी से बढ़िया था दूध बेचते। हाँ, ये दूध की सप्लाई करते हैं, लेकिन दूध का सप्लाई एक 5,000 यूनिट की भी अगर मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट लगाते हैं तो 35-40 लाख रुपए से, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो खैर ये नहीं करके एक गाइडलाइन ये दे सकते थे कि आप अमूल का या मदर डेयरी का किसी का मिल्क इस्तेमाल करो, फुल क्रीम वाला, सिंगल टोन, डबल टोन, जो भी आप इस्तेमाल, जो इनकी एक गाइडलाइन बना देते हैं, इनका क्वालिटी कंट्रोल, उसके हिसाब से अगर चाय बनती तो अलग जगह पे एक तरह चाय बन पाती, लेकिन ये बहुत टफ काम है ना। और एक और चीज आप बता रहे थे कि पानी का टेस्ट अलग अलग होता है इस वजह से। हाँ। अब देखिए जो होता क्या है ना, कि अब देखिए चाय बनाने वाला कौन है, ऐसा तो नहीं कि वो प्रफुल्ल भाई उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। और देखिए एक बिजनेस में टर्म होता है, जब आप प्रोडक्शन में आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में आते हैं, क्वालिटी कंट्रोल, है ना। हर प्रोडक्ट की जितने भी कंपनी होती है उनकी क्वालिटी कंट्रोल टीम होती है। तो मुझे लगता है इनकी कोई क्वालिटी कंट्रोल टीम नहीं थी। और सबसे बड़ी बात बताओ है कि जब अगर आप एक जगह पर किसी एक सिंगल यूनिट पे बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वहां पर क्वालिटी को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है इन कंपैरिजन टू अगर आप छोटी यूनिट पे आप क्वालिटी कर रहे हैं। हाँ, ताकि ट्रेंड कारीगर नहीं है। हाँ, तो अब इनका क्या था कि भाई चाय तो हर जगह बन रही, मैन्युफैक्चरिंग तो हर जगह हो रहा है, चाय बन रहा, प्रोडक्शन हो रहा है इनके, और छोटे फ्रेंचाइजीज पे, तो वहां पर क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि चाय के लिए, क्योंकि चाय में बहुत चीजें पड़ती हैं, चीनी पड़ती है, दूध पड़ती है, पानी, अब आप पानी तक तो सप्लाई नहीं कर सकते हो ना, या तो सब चीजें आप पानी का भी कोई असर हो सकता है क्या? बिल्कुल होता है। पानी जहाँ पानी क्या होता है, सब मिनरल वाटर यूज कर लें तो मिनरल वाटर यूज कर लें, कोई बात नहीं। मतलब पानी जो हो, पानी की विस्कोसिटी एक जैसी हो, है ना, उसका TDS एक जैसा हो, इस तरीके से ये पानी या तो गाइड कर दें कि आपको ये पानी यूज करना है। मिनरल वाटर में ही चाय बहुत महंगी हो जाएगी, है ना, या अपना आरो लगा के आरो प्लांट से यूज करना हो, ठीक है, उस पर भी फर्क पड़ता है। उसके बाद आपका फैक्टर आता है, सबसे बड़ा दूध का फैक्टर आता है। अच्छा, अब देखिए इन्होंने चीनी की सप्लाई खुद किया, MBA चाय वाला के चीनी जाता था हर फ्रेंचाइजी पे, लेकिन ये दूध की सप्लाई नहीं करते थे। खैर दूध की सप्लाई पॉसिबल भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते थे कि आप एक गाइडलाइन जारी कर दो कि आप अमूल का या मदर डेयरी का किसी का मिल्क यूज कर लो, है ना, सिंगल टोन, डबल टोन, फुल क्रीम, जैसा भी आप चाहो। तो ये इनकी क्वालिटी कंट्रोल का काम था, क्योंकि तो इनके फेल होने के कारण में एक क्वालिटी कंट्रोल हो सकता है, ब्रांड अवेयरनेस। हाँ। जिन्होंने प्रोडक्ट को ब्रांड नहीं बनाया, अपने आपको ब्रांड बनाया। हाँ। और दूसरा एक इनका क्वालिटी कंट्रोल, तो यही उनके एक ब्रांड अवेयरनेस मैंने पॉइंट बनाया, ठीक है। और एक आपका ये क्वालिटी कंट्रोल, और तीसरा इनको अपने कस्टमर्स नहीं पता थे, टारगेटेड कस्टमर नहीं थे, ठीक है। तो ये तीनों चीज इनको फ्लॉप करने में कारण बनी है। और क्या लगता है, और क्या कारण? मतलब अगर ऐसा, मतलब ये पॉसिबल भी नहीं था ना, वो कैसे कर पाते? मान लीजिए ये तो ठीक है कि जैसे चाय को ज्यादा प्रमोट किया होता, ये चीज हो सकती, लेकिन एक चीज की तारीफ करनी होगी इनकी कि इन्होंने चाय जैसा बिजनेस, जो चाय के ठेले पे जो चाय बिकता है उसको इन्होंने डिग्निफाई कर दिया। मतलब कि अब जो है लोग उस तरीके से नहीं देखते हैं जैसे पहले देखते थे। पहले चाय वाले को लोग ऐसा बहुत वो मानते थे कि किसी भी कम पढ़ा लिखा इंसान, ठेले के बिजनेस से भी आदमी करोड़पति बन सकता है। तो ये चीज ने डिग्निफाई कर दिया बस, बाकी और कुछ नहीं। बाकी ये बिजनेस मॉडल पहले से ही बहुत खोखला था। और उसके बाद मुझे एक बात भी नहीं समझ में आई। अच्छा है, चाय सुट्टा बार बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैसे मैं जब अपने दिमाग से सोचती हूँ, या मुझे जो चीजें वो लगती हैं कि जैसे 20-25 लाख रुपए लगा के हम ऐसे भी एक बहुत अच्छा सेटअप कर सकते हैं, एक कैफे बना सकते हैं। यहाँ पर क्या होता ना, जैसे आदमी क्या चाहता है, या तो आदमी स्ट्रगल कर ले, अगर पैसा है तो वो कौन चाहेगा। देखिए प्रफुल्ल ने 3-4 साल अपने जीवन के लगाए हैं, 4 साल 5 साल लगाए हैं उन्होंने, तब अपने आप को इतना ऊपर पहुंचाया है, ठीक है। तो अब अगर प्रफुल्ल जैसा बनना है कि भाई मैं उनकी तरह, मेरा भी एक टी हो बढ़िया, तो आप 4-5 साल अपने लगाइए, है ना, या फिर प्रफुल्ल के साथ जुड़ करके उनका नाम को यूज करके आप आगे बढ़ जाइए। 2 चीजें हैं। तो उन लोगों ने भैया जिन लोगों अच्छा, इससे पहले ये सक्सेसफुल होता है ऐसा फ्रेंचाइजी मॉडल? हाँ एकदम होता है। मैं बता रहा हूँ आपको, चाय सुट्टा बार है, चायोस है, ये दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें।
तो उनके जो और भी सेटअप जो बना रहे हैं लोग, जो उनसे फ्रेंचाइजी वगैरह ले काम कर रहे हैं, वो भी सक्सेसफुल है? एकदम सक्सेसफुल है। उन्होंने देखिए सबसे पहले चायोस का मैंने एग्जांपल दिया, चायोस सक्सेसफुल क्यों है? उनका उन्होंने अपने बिजनेस, अपने कस्टमर्स को पहचाना कि कस्टमर मेरा कौन है, और उन्हीं पर अपने वहीं पर जहां उनके कस्टमर्स आ सकते थे वहां पर आउटलेट ओपन किया। चाय सुट्टा बार सक्सेस क्यों है? क्योंकि उन्होंने चाय को फोकस ज्यादा ना करके चाय को एक कस्टमर ड्राइविंग प्रोडक्ट बना दिया कि चाय पीने लोग आएंगे, बाद में मैं समोसा खिलाऊंगा, सैंडविच खिलाऊंगा, बर्गर खिलाऊंगा, जो चीजें अदर प्रोडक्ट सेल करूंगा। तो MBA वाले में भी तो अदर प्रोडक्ट का सिस्टम है। हाँ, ये पर है। और दूसरी चीज जो है, मैंने वही बताया ना कि इन्होंने क्या किया है कि मैं देख रहा हूँ कि हर जगह खोल दिया है छोटे छोटे। तो चाय के बिजनेस के बारे में समझने के लिए हमने सर को ढूंढ निकाला है और हमने बातचीत की। आपको ये बातचीत कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा मुझे ये लगा कि इस मुद्दे पर बात करना जरूरी है, ताकि जो लोग अगर सपने देख रहे हैं बिजनेस के अलावा, उनको भी चीजें क्लियर कट रहे हैं। चीजें जब आप कहीं पैसा लगा रहे हैं, अपने मेहनत की कमाई लगा रहे हैं, तो वो कितना सक्सेसफुल हो सकता है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या हो सकते हैं। देखिए, हर बार जो चीजें सुनहरी होती हैं वो रियल में है कि नहीं, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। इसलिए हमने सोचा इस मुद्दे पर बात करते हैं। आपको बातचीत कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम रास्ते में हैं, अपने सफर पर निकले हुए हैं।